हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं। ये सीडीपी की फर्स्ट पीवाईक्यू सीरीज़ की क्लास हमारी हो चुकी है और ये हमारी सेकंड क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेजेस ग्रुप द टीचर शुड, यहाँ पे बोल रहा है कि वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है उसका मतलब क्या होता है। देखिए, डिसएडवांटेजेस ग्रुप का मतलब है वंचित समूह, और वंचित समूह का मतलब है इसमें है ना वो बच्चे आते हैं जो बाकी बच्चों से अलग होते हैं। तो जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, नॉर्मल बच्चे, उनसे अलग जो भी बच्चा होगा ना, वो क्या कहलाएगा, वो डिसएडवांटेजेस बच्चा कहलाएगा। ठीक है, यानी कि नॉर्मल बच्चे में जो क्वालिटीज होती है ना उससे अलग, या कोई भी बच्चा अपने आप में अगर अलग है ना तो वो बच्चा क्या कहलाएगा, डिसएडवांटेज बच्चा कहलाता है। इसमें डिसएडवांटेजेस बच्चे में कौन कौन आते हैं, देखो, जैसे ऑर्फन बच्चा हो गया। ठीक है, ऑर्फन चाइल्ड हो गया, सिंगल पेरेंट्स चाइल्ड हो गया। ठीक है, गिफ्टेड चिल्ड्रन हो गए। अब आप सोचेंगे सर गिफ्टेड चिल्ड्रन है वो डिसएडवांटेज बच्चा कैसे हो सकता है। देखिए, मैंने क्या बोला है, नॉर्मल बच्चे से अलग हर टाइप का बच्चा है ना वो क्या कहलाएगा, डिसएडवांटेज या वंचित समूह का बच्चा कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, जैसे देखो, गिफ्टेड क्यों कहलाएगा, गिफ्टेड बच्चा है। गिफ्टेड का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा दिमाग में तेज है। ठीक है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीखता है। तो बहुत जल्दी सीखेगा तो नॉर्मल सी बात है वो बाकी बच्चों से क्या नहीं कर पाएगा, बाकी बच्चों के साथ मिलकर नहीं चल पाएगा ना। जैसे क्लास में है, आप टेस्ट ले रहे हो, तो बाकी बच्चे नॉर्मल है लेकिन एक गिफ्टेड बच्चा है तो वो क्या करेगा, हर चीज़ को टाइम से पहले कर देगा। समझ रहे हो आप बात, वो हर चीज़ के अंदर क्या रहेगा, आगे रहेगा। और अगर फिर हम उसे उसके अकॉर्डिंग, जितने उसके अंदर टैलेंट है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ों को नहीं देंगे तो क्या करेगा, वो लाइन से कहीं ना कहीं भटकने लग जाएगा। तो वो हो गया ना अपने आप में वंचित समूह। तो वंचित समूह के अंदर हर वो बच्चा काउंट होता है जो क्या होता है, नॉर्मल बच्चे से अलग होता है। ठीक है, जैसे डिसेबल्ड चाइल्ड हो गए, डिसेबल्ड चिल्ड्रन हो गए, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सभी आते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने बोला कि टीचर को क्या करना चाहिए। अब आप बताइए, इंक्लूड एस्पेक्ट्स ऑफ देयर कल्चर थ्रू वेरियस एक्टिविटी, यानी अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। तो ये बात तो ठीक है, करना चाहिए। उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए, कभी भी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है, समझ रहे हो आप, डिस्करेज नहीं करना है कभी बच्चे को। हमें हमेशा उसको क्या रखना है, मोटिवेट रखना है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, अपने आप में गलत हो गया। थर्ड है, उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ तक ठीक है, परंतु पढ़ाई पर नहीं। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, हमारा मेन मोटिव क्या है तो स्टडी ना। स्टडी के साथ साथ हम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना, ये क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है ये। ठीक है ना, तो हमें बच्चों को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। तो यह ऑप्शन आपको सही लगेगा, लेकिन यहाँ तक ही सही है ये। आगे क्या बोल दिया, परंतु पढ़ाई पर नहीं, तो यहाँ से क्या हो गया, ये गलत हो गया। प्यार से उनके माता पिता को उन्हें घर पर ट्यूशन पढ़ाने को कहना चाहिए, नहीं, ये चीज़ गलत होगी। प्यार से उनके माता पिता को उन्हें घर पर ट्यूशन पढ़ाने को कहना चाहिए, तो ये चीज़ क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए की पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी टू इंश्योर इंक्लूसिव एजुकेशन इज। ठीक है, देखो मैंने आपको पेडागोजिकल बताया था। पेडागोजिकल का मतलब क्या होता है, वे ऑफ स्टडी, यानी पेडागोजी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला इसने समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन है ना वो क्या होती है। देखिए, समावेशी शिक्षा कहते हैं कि किसी भी टाइप का बच्चा हो, चाहे वो गिफ्टेड हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो डिसेबल्ड हो, चाहे वो नॉर्मल हो, किसी भी टाइप का बच्चा हो, हमें क्या करना है, सभी को एक साथ पढ़ाना है, सभी को एक साथ लेकर चलना है। ये बोलती है समावेशी शिक्षा, यानी ऑल टाइप्स ऑफ
ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी टुगेदर, ठीक है ना, ये बोलती है समावेशी शिक्षा। अब किसी भी टाइप का बच्चा हो, हमें सभी बच्चों को क्या करना है, एक साथ लेके चलना है। तो अब आप बताइए, अब आप ऑप्शन देखिए। सबसे पहले है कोलाबोरेशन, यानी कि सहयोग, ठीक है। सेकंड नंबर पे है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, पृथक्करण, यानी कि अलग करना, यानी कि बाकी कुछ बच्चे हैं या उन बच्चों को बाकी बच्चों से अलग कर देना। जैसे गिफ्टेड बच्चा है, आप उसको अलग से पढ़ाने लग गए, उसको अलग से उसके लिए क्लासरूम कर दिया गिफ्टेड बच्चों के लिए। तो आपको ऐसे नहीं करना है, सभी बच्चों को क्या करना है, एक साथ लेके चलना है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव। भाई भेदभाव तो आप बच्चों के साथ कर ही नहीं सकते, तो आप ये बात गलत है, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। फोर्थ नंबर पे है लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब होता है नामीकरण, यानी बच्चों को नाम दे देना। जैसे हम बोल देते हैं ना, क्या है ये बच्चा तो बुद्धू है, ये बच्चा क्या है, गवार है। तो हमें कभी भी बच्चों को लेबलिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो अपने आप में ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, कोलेबोरेशन, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि सहयोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट टीचर शुड सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेजेस ग्रुप बाई। देखिए क्या बोल रहा है, एक शिक्षक को वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। देखिए वही क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड दे दिया। अब देखो क्या बोल रहा है, अब भाई जो वंचित समूह के विद्यार्थी हैं उनको क्लास में या उनको समावेश करना है, उनको साथ लेके चलना है, तो उसके लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। देखिए ऑप्शंस, एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को या व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए। देखिए ये क्या हो गया, कहीं ना कहीं ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है ना। देखो क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को, भाई ये तो हमारा एनसीएफ 2005 भी कहता है। अगर हमें विभिन्न विभिन्न तरह के जो बच्चे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट जो कल्चर से बच्चे आए हैं ना, उनको एक साथ लेके चलना है और प्रत्येक बच्चे को महत्व देना है। ये क्या बोलता है, एनसीएफ 2005 बोलता है, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, बच्चों की शैक्षणिक क्षमताओं की पहचान करके समान क्षमताओं वाले बच्चों के समूह बनाया जाए। देखो यहाँ पे इसने किसकी बात कर दी, सेग्रीगेशन की बात कर दी। भाई ये बोल रहा है कि जो सेम सेम टाइप के बच्चे हैं ना, उनके अलग ग्रुप बना दो। भाई जो गिफ्टेड हैं तो गिफ्टेड वालों के अलग बना दिया, नॉर्मल बच्चे हैं उनका अलग ग्रुप बना दिया। तो किसकी बात कर रहा है, ये सेग्रीगेशन की बात कर रहा है। और मैंने आपको क्या बताया, हमें सेग्रीगेशन नहीं करना है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। बच्चों को उनकी जाति के आधार पर अलग अलग समूह में बांटा जाए, यहाँ पे भी सेग्रीगेशन कर रहा है, हमें नहीं करना है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। उन्हें पाठ्य पुस्तक आधारित ज्ञान का पुनर्उत्पादन करने के लिए बढ़ावा दिया जाए, भले ही वह उनके लिए अर्थहीन हो। प्रोमोटिंग देम टू रिप्रोड्यूस टेक्स्ट बुक नॉलेज इवन इफ इट इज मीनिंगलेस टू देम। देखिए ये क्या होगा, ये ऑप्शन अपने आप में गलत होगा। क्यों, भाई आपको बच्चों को रटवाना थोड़ी ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो किताबी ज्ञान है वो थोड़ी ना देना है, उन्हें उन चीज़ों का अर्थ भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये ऑप्शन भी अपने आप में क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, फर्स्ट वाला। और ये हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन भी बोलती है, एनसीएफ भी बोलती है, ठीक है। हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो भी यही चीज़ बोलती है कि आप विभिन्न विभिन्न जो कल्चर है उनके बच्चों को एक साथ लाकर पढ़ाइए, सभी बच्चे एक साथ ही पढ़ेंगे और प्रत्येक बच्चे को महत्व देना है। प्रत्येक बच्चे को महत्व देने का मतलब क्या है, भाई एक क्लास है तो उसमें जो बच्चे हैं ना, तो वो भी तो उनका भी तो अपना अपना कल्चर है ना। तो आपको क्या करना है, पढ़ाते टाइम जब आप उनको पढ़ा रहे हो ना, तो कुछ एग्जाम्पल आप उनके कल्चर से उठा के दीजिए, ताकि उन्हें लगे कि भाई जो हमारी संस्कृति है ना उसका भी महत्व है, ठीक है ना। और बच्चा ऐसे पढ़ने में क्या करेगा, इंटरेस्ट भी लेगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, ए चाइल्ड इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर शो दैट सी इज अबव एवरेज, सी इज रेगुलर एंड एक्टिव इन क्लास, आर मैथमेटिक्स ग्रेड्स एंड राइटिंग स्किल इज good, but when given the task of reading loudly, our performance is poor, the child is likely to have। यहाँ पे इसने क्या बोला है, एक बच्चे के बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से तो ऊपर है, वह कक्षा में नियमित है और क्रियाशील भी है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल भी अच्छा है, परंतु जब वह सुसवर पठन करता है ना, यानी कि पठन यानी कि रीडिंग, जब वो रीडिंग करता है ना तो उसको क्या होता है, उसको रीडिंग करने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे पूछा है कि इस बच्चे के अंदर किस टाइप के लक्षण है। देखिए ये कुछ डिसऑर्डर है जो लर्निंग से रिलेटेड है, सीखने से। तो क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है जैसे आपको पता नहीं चल रहा, ग्राफ ग्राफ मतलब ड्रा करना, आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, ड्रा। तो डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड हो गया, राइटिंग से रिलेटेड हो गया।
उसके बाद है डिसकैलकुलिया। देखिए कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन। तो यहाँ पे जो बच्चा है ना, वो जो बेसिक मैथ है ना, बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसको मतलब मैथ्स की प्रॉब्लम है, वो बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं कर पाएगा। एक है डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया का मतलब होता है रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम ये होती है डिसलेक्सिया। रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम का मतलब बच्चा है ना, 6 को क्या पढ़ेगा, 9 पढ़ेगा। आप उसके सामने 3 बनाएंगे लेकिन उसको लगेगा कि यार ये तो ई है। ठीक है, वो प्लस को क्या पढ़ेगा, मल्टीप्लाई पढ़ेगा। तो उसके अंदर है ना इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, वो जो सेम सेम से दिखने वाले जो वर्ड है ना, उनके अंदर कंफ्यूज हो जाता है, उनको समझ नहीं पाता है। तो ये प्रॉब्लम कहलाती है डिसलेक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट है ओटिज्म। देखो पठन से रिलेटेड होगा ना, रीडिंग से रिलेटेड, तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर होगा। लेकिन आप 4 ऑप्शन फिर भी देखिए, ओटिज्म। ओटिज्म में क्या होता है ना, ओटिज्म एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर बच्चा है ना आपसे आंख नहीं मिलाएगा, वो आंखों को ऐसे ऐसे मतलब झपझपाता रहेगा। ठीक है, जैसे आप किसी के घर पे जाते हो तो वहाँ पे बच्चा है ना आपसे बात नहीं कर रहा, वो शर्मा रहा है, आसपास घूम रहा है, आपने पास में बैठा लिया, तो क्या करेगा, आंखों को ऐसे नीचे करेगा और वो आपसे नज़र नहीं मिलाएगा, और आपको लगेगा कि ये शर्मा रहा है, और हो सकता है उसको ओटिज्म की प्रॉब्लम हो। लेकिन ओटिज्म जो है ना, वो जब छोटी एज है तो उसके अंदर पता नहीं लगाया जा सकता अगर भाई इसको ओटिज्म है या नहीं है। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा शर्माता है, तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं ये शर्मा रहा है, और यही सिम्टम्स है ना ओटिज्म के होते हैं। ठीक है ना, तो जब बच्चा बड़ा होता है ना, और बड़े होने के बाद भी वो ऐसी हरकत करता है, भाई वो आपसे नज़र नहीं मिला रहा, आंखों को ऐसे झपझपा रहा है, तब आपको लगेगा कि हाँ यार इसको तो ओटिज्म है। तो आप छोटी एज में ओटिज्म के बारे में पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिसलेक्सिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज क्रिएटिविटी। देखिए क्रिएटिविटी क्या होती है ना, रचनात्मकता। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ भी नया क्रिएट करना, कुछ भी नया क्रिएट करना क्या कहलाता है, क्रिएटिविटी कहलाता है। अब देखिए ऑप्शंस, बिना ऊब के किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता। देखो बिना ऊब के किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता। भाई आप किसी चीज़ को अगर बार बार करते हो तो नॉर्मल सी बात है, आप बोर तो हो जाते हो, तो ये तो क्रिएटिविटी नहीं है, क्योंकि आप सेम काम को बार बार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्रिएटिविटी थोड़ी ना हो सकती है, एक ही चीज़ को बार बार करना क्रिएटिविटी थोड़ी ना है। क्रिएटिविटी का तो मतलब होता है कुछ नया करना। ठीक है ना, नेक्स्ट ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट है एबिलिटी टू रोट मेमोराइज लॉन्ग पैसेज। देखो रटने के बारे में तो मैं आपको पहले बता चुका, रोट, रोट यानी रटना, आपको रटना है चीज़ों को, तो ये चीज़ गलत है। आप चीज़ों को रटेंगे नहीं, एनसीईआरटी भी यही बोलता है कि चीज़ों को रटना नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एबिलिटी टू थिंक डाइवर्जेंटली, थर्ड ऑप्शन है डाइवर्जेंटली। और फोर्थ है एबिलिटी टू कॉपी एंड इमिटेट। देखो यहाँ पे भी कॉपी आ गई और इमिटेट, यानी कि आपको नकल करनी है, आपको सेम चीज़ ही बार बार करनी है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, एबिलिटी टू थिंक डाइवर्जेंटली, यानी कि आपको अपसारी ढंग से सोचना है। देखो दो चीज़ें होते हैं, एक तो होती है कन्वर्जेंटली, एक होता है डाइवर्जेंटली। जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है ना, उसके अंदर क्या करता है, बच्चा अपने आप को बांध लेता है, वो आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाता। कहने का मतलब क्या है, वो लिमिटेड हो जाता है, वो एकदम अलग टाइप से सोच ही नहीं पाता, तो ये होता है कन्वर्जेंटली। तो हमें कन्वर्जेंटली नहीं करनी है। ठीक है, एक होता है डाइवर्जेंटली। डाइवर्जेंटली का मतलब होता है बच्चा अब सारे थिंकिंग कर रहा है, यानी कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है, वो नए नए तरीके ढूंढ के निकाल रहा है, नई नई क्रिएटिविटी कर रहा है, तो यही हम चाहते हैं। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एबिलिटी टू थिंक डाइवर्जेंटली, ताकि बच्चा नई नई चीज़ें करे, नई नई चीज़ें सीखे, वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता रहे, आउट ऑफ द बॉक्स जाए। ठीक है, तो यही चीज़ हम चाहते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इज लर्निंग लुक्ड एट इन ए सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। यानी कि सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जा सकता है। देखिए यानी कि आपको समाज की बात कर रहे हैं, तो आपको समाज में किस तरह से देखा जाएगा। देखो आप, एज एक्टिव एंड सोशल इन करेक्टर, भाई कहीं ना कहीं मेरे को ठीक लग रहा है। अगला बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ पैसिव एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। देखिए कभी भी पैसिव नहीं होना चाहिए, हमेशा चीज़ें कैसी होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए। पैसिव का मतलब है आप निष्क्रिय हैं, आप बोर्ड हैं, मतलब बोर तरीके से आप चीज़ों को सीख रहे हैं, आपका सीखने का मन नहीं है, तो आप निष्क्रिय होकर नहीं सीख सकते चीज़ों को, आपको कैसा होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, आपको उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। देखिए ये तो बिहेवियर से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें हो गई, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड है कंडीशनिंग बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स,
ये भी देखो नहीं होगा आंसर, मतलब ऑप्शन ही अलग एकदम। तो हमारा आंसर क्या होगा, एज एक्टिव एंड सोशल इन करेक्टर, यानी कि वो क्या है, एक्टिव है और क्या है, सामाजिक बंदा है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खालिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिस्टिक मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, अभिप्रेरणा। ठीक है, अब मोटिवेशन दो तरह की होती है, यानी कि आपको चीज़ों को सीखने के लिए कितने अभिप्रेरित हैं। ठीक है, आप चीज़ों को करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ये कहलाता है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक होता है इंटरेस्टिक मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक प्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि यानी कि आप अंदर से इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्टेड हो, आप चीज़ों को करना चाहते हैं, रियल में करना चाहते हैं। आप किसी के फोर्स से नहीं कर रहे या आप किसी के कहने से नहीं कर रहे, आपको खुद उस चीज़ को करने का इंटरेस्ट है, आपको वो चीज़ें करना अच्छा लगता है। जैसे बुक्स की बात करते हैं, तो आप बुक्स है ना, एग्जाम को क्रैक करने के लिए नहीं पढ़ रहे या आप टॉप करने के लिए बुक्स को नहीं पढ़ रहे, आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। तो आप क्या करेंगे, आप बुक्स को पढ़ेंगे। क्यों क्यों क्योंकि आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये होता है इंटरेस्टिंग मोटिवेशन। और एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये होता है कि आप है ना किसी के फोर्स से या बाहर की दुनिया को देख के है ना आप चीज़ों को करना चाहते हैं। जैसे आपको क्या है, आपके माइंड में है कि यार मैं पढ़ूंगा बड़ा होके फिर मैं गाड़ी लेके आऊंगा। ठीक है, या मेरे को टॉप करना है, मेरे को सिर्फ इसलिए पढ़ना है क्योंकि मेरे को टॉप करना है। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें भारी हो गई। अगर आप बाहर के लोगों को देख के प्रेरणा ले रहे हैं और तब आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है दो टाइप की मोटिवेशन। अब यहाँ पे इसने इंटरेस्टिंग मोटिवेशन के बारे में पूछा था, तो देखो स्टडी टू गेट फर्स्ट प्राइज, नहीं, क्यों, ये क्या हो गया, ये तो एक्सट्रिंसिक हो गया, वो बाहरी दुनिया को देख के, क्योंकि उसे क्या चाहिए, प्राइज चाहिए, ये इंटरनल तो नहीं है ना। सेकंड है लर्निंग टू सेटिस्फाई क्यूरियोसिटी। देखिए, ये मेरे को कहीं ना कहीं सही लगता है। चलो बाकी ऑप्शन देखते हैं। कंप्लीटिंग वर्क टू गेट अप्रिसिएशन, ये भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वो क्या चाह रहा है, अब उसकी तारीफ हो, तारीफ के लिए पढ़ने वाला कोई अंदर से मोटिवेटेड थोड़ी ना होगा, वो तो बाहर की दुनिया से मोटिवेटेड होगा। तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कमिंग फर्स्ट टू गेट ए बाईसाइकिल। देखो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे क्या चाहिए, साइकिल चाहिए, इसलिए वो पढ़ रहा है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेकंड नंबर, यानी कि वो खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ रहा है, उसको इंटरेस्ट है, उसको ये चाहिए कि हाँ यार मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है, वो खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे है ना, ये कथन और तर्क के क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको इन्हें समझना है। अब देखिए यहाँ पे बोला है इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूड्स फॉर्मिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद स्टूडेंट्स एंड गिविंग इंपॉर्टेंस टू देयर इमोशनल नीड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, प्रभावी शिक्षण क्या होता है, मतलब अच्छा शिक्षण क्या होगा, जो छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाएगा और उनकी भावनात्मक जरूरतों को महत्व देगा। देखो ये बात कहीं ना कहीं सही है, पर नॉर्मल सी बात है, जब एक टीचर क्लास के अंदर पढ़ाता है ना, तो वो सिर्फ पढ़ाने पढ़ाने का काम नहीं करता, उसको बच्चों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं, ताकि बच्चे उनसे जब भी कुछ पूछे ना तो उसमें झिझके ना। ठीक है, वो टीचर से कभी भी ऐसे दबे नहीं या डरे नहीं, वो खुल के अपनी बातें पूछे। तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं सही है। ठीक है, अब आगे बोला है इमोशंस एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड। अब जो हमारे भावनाएं और सीखना है ना, वो परस्पर क्या है, संबंधित है। तो ये चीज़ भी 100% करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, पर नॉर्मल सी बात है, अगर आपके रिलेशन आपके टीचर के साथ अच्छे हैं तो आप क्या है, आप इमोशनली उनसे कनेक्ट हो, आप डरोगे नहीं कुछ भी पूछते रहें, आप क्लियरली उनसे क्या करोगे, पूछ लोगे। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, जो आपकी भावनाएं और सीखना है ना, वो परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं, मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स। देखिए आपको पहले इसके बारे में सबसे पहले यही पता होना चाहिए, तभी आप इनका आंसर निकाल पाओगे। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स सेट लर्निंग गोल्स, बिलीव दैट एबिलिटी इज स्टेबल एंड परमानेंट, और सेट वेरी इजी और नो गोल्स। नेक्स्ट है सीक हेल्प एंड सपोर्ट टू फैसिलिटेट देयर लर्निंग। अब देखिए, इसको करने से पहले आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। 3 तरह के लोग होते हैं, 3 टाइप्स के। ठीक है, अब 3 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। देखो फर्स्ट टाइप होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन।
परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन होता है ना, परफॉर्मेंस मतलब आपको परफॉर्मेंस देनी है। तो इस टाइप के बच्चे होते हैं ना, वो टॉप करने के लिए पढ़ते हैं। वो क्या करते हैं, टॉप करने के लिए पढ़ते हैं। उन्हें चाहिए कि मेरे को क्या करना है, मेरे को टॉप करना है। तो वो एग्जाम में आने वाली सारी चीजों को पढ़ेंगे जो भी एग्जाम में आती हैं, और जो एग्जाम में नहीं आती ना, उनको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये कहलाता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, यानी कि उनका एक लक्ष्य है, उन्हें उस चीज को पाने के लिए पढ़ना है। तो ये क्या होता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, देखो लक्ष्य तो हर किसी का होता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन वाले का भी होगा। जो दूसरा बच्चा है अवॉइडेंस, एक होता है अवॉइडेंस परफॉर्मेंस या अवॉइडेंस ओरिएंटेशन, ठीक है, उसका भी होगा। मास्टरी ओरिएंटेशन है, उसका भी गोल होगा। ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन वाले बच्चे क्या होते हैं, वो टॉप करने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है ना, उनका क्लियर होता है कि भाई मेरे को टॉप करना है। तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो टॉप करने में उनको क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। तो ये तो होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। एक होता है सेकंड नंबर पे मास्टरी ओरिएंटेशन। तो मास्टरी ओरिएंटेशन होता है ना, इसके अंदर बच्चा क्या करता है, उसको इंटरेस्ट है पढ़ने का। ठीक है ना, उसे बुक्स, जैसे हम बुक्स का एग्जांपल लेते हैं, उसे बुक्स पढ़ना क्या है, पसंद है। वो यहाँ पे टॉप करने के लिए नहीं पढ़ रहा, यहाँ पे किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहा। उसे खुद है ना, उसका खुद इंटरेस्ट है, उसे बुक पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए वो बुक को पढ़ रहा है। तो ये कहलाती है मास्टरी ओरिएंटेशन। जब आप किसी चीज़ों को अपने इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, आप बोर नहीं होते, और आगे भी आप उन चीज़ों को क्या करते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो ये कहलाता है मास्टरी ओरिएंटेशन। ठीक है, एक थर्ड होता है परफॉर्मेंस अवॉइडेंस। अवॉइडेंस, ये क्या होता है, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस। अब इसके अंदर क्या होता है ना, अब यहाँ पे पढ़ने वाला जो बच्चा होता है ना, या इस टाइप के जो बच्चे होते हैं ना, वो सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, जस्ट पास हो जाएं। ठीक है ना, वो इससे ज्यादा देखते नहीं है। जैसे आपने काफी बच्चे देखे होंगे ना, जब एग्जाम देने जाते हैं तो 100 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो वो क्या करेंगे, यार मैं तो 60 नंबर का करवा करके आ गया, और 33 नंबर चाहिए, पास हो जाऊंगा, बस टेंशन खत्म। तो इस टाइप के बच्चे क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, इन्हें टॉप करने से कोई लेना देना नहीं होता, मास्टरी से तो इनका दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। ये जस्ट क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, अगर बस हम फेल ना हो। ठीक है ना, वो इतने ही नंबर का पेपर करके आएंगे ताकि वो क्या हो जाए, पास हो जाए। ठीक है, ये होती है परफॉर्मेंस अवॉइडेंस। तो इसका आंसर हमारा देखो, सेट लर्निंग गोल्स, फर्स्ट ऑप्शन है। कहने कहीं सही लग रहा है। अगला है बिलीव दैट एबिलिटी इज स्टेबल एंड परमानेंट। नहीं, ये बात गलत है भाई, वो तो बिलीव करते नहीं है, वो तो चीज़ों को लगातार पढ़ते रहते हैं। अगर वो ये सोच लेंगे कि जो एबिलिटी है वो स्टेबल है और परमानेंट है, तो आगे कुछ करने का कोशिश करेंगे क्यों। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सेट वेरी इजी और नो गोल्स, देखो मैंने अभी बताया गोल तो हर किसी का होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट है सीक हेल्प एंड सपोर्ट टू फैसिलिटेट देयर लर्निंग। अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। देखो सही बात है ये। ठीक है ना, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। देखिए कहाँ पे है, फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी कि आंसर नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चनिंग बाय चिल्ड्रन। एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछना, तो इस टाइम टीचर को क्या करना चाहिए, अब बच्चे को नज़रअंदाज करना चाहिए। देखो बच्चे को हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे, शुड बी इग्नोर्ड, उसको इग्नोर नहीं करेंगे, बच्चे को हम क्या देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। नेक्स्ट है शुड बी पनिश्ड, उन्हें सजा देनी चाहिए। भाई बच्चा क्वेश्चन ही तो पूछ रहा है ना, और क्वेश्चन तो पूछेगा, सजा क्यों देंगे हम। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, दोनों गलत हो गए ना। शुड नॉट बी अलाउड, यानी कि उसे क्वेश्चन नहीं पूछने देना चाहिए, ये चीज़ भी क्या हो गई, गलत हो गई। तो बचा क्या, फोर्थ नंबर, शुड बी इनकरेज्ड, यानी बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए क्वेश्चन पूछने के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लर्न इफेक्टिवली व्हेन द टीचर, विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक क्या करता है, डज नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम। देखिए ये चीज़ गलत है भाई, हर टीचर का अपने स्टूडेंट से होता है ना, एक्सपेक्टेशन होती है ना कि यार ये बच्चा पढ़ाई के अंदर अच्छा है, ये कहीं ना कहीं अब की बार क्या करेगा, टॉप करेगा या अच्छे नंबर लेके आएगा। तो एक्सपेक्टेशन तो होती है और होनी भी चाहिए। ठीक है ना, तो डज नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम, ये आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है हैज़ वेरी लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम। देखो ये चीज़ भी नहीं हो सकती भाई, लो या हाई की तो बात हम कर ही नहीं रहे ना। ठीक है ना, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डज नॉट गिव एनी ऑटोनोमी टू द स्टूडेंट्स, यानी आप बच्चों को किसी भी प्रकार की स्वायत्तता मत दीजिए। ये चीज़ भी क्या हो गई अपने आप में, गलत है भाई, बच्चों को तो फ्री
छोड़ देना चाहिए ना। अब ठीक है, वो अच्छे से पढ़े, बिना बर्डन के पढ़े, तो ये चीज़ भी हमारे क्या हो गई, गलत हो गई। अगला है फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी थ्रू डिस्कवरी लर्निंग, यानी कि खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। ये चीज़ हमारी क्या है भाई, बच्चे को किस तरफ हमें डालना है, डिस्कवरी लर्निंग की तरफ, ताकि बच्चे नई नई चीज़ सीखें। डिस्कवरी लर्निंग पर क्या करें, वो फोकस करें। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चिल्ड्रन आर कॉन्स्टेंटली इंकरेज्ड बाय द टीचर टू क्रिएट न्यू नॉलेज थ्रू एक्सप्लोरेशन, गेम्स एंड वेरियस प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान है ना, एक जो शिक्षक है, शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण यानी कि एक्सप्लोरेट कर रहे हैं, वो नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, वो खेल और विभिन्न एक्टिविटीज़ होती है ना, उनके माध्यम से सीखने के लिए क्या किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, अब देखो आप ऑप्शंस। ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम इन विच चिल्ड्रन हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न बाय डूइंग एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। देखिए ये चीज़ एनसीएफ भी बोलता है कि हमें चीज़ों को क्या करना है, लर्न बाय डूइंग, यानी चीज़ों को करके सीखना है। और इसके लिए क्या होनी चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, यानी कि बच्चे खुद इन्वॉल्व होने चाहिए उस चीज़ के अंदर। और यही हमारी प्रोग्रेसिव क्लासरूम की डेफिनेशन है। अब जो हमारा प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होगा, यहाँ पे बच्चे को नई नई चीज़ें सीखने को मिले, क्या हो क्लास, चाइल्ड सेंटर्ड हो। तो ये ऑप्शन हमें कहीं ना कहीं सही मिल रहा है। आगे देखते हैं। ए ट्रेडिशनल क्लासरूम इन विच देर इज ए एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर्स रादर देन स्टूडेंट्स। देखिए ये चीज़ गलत है भाई, पार्टिसिपेशन हमें हमेशा पार्टिसिपेशन हमें किसका चाहिए, टीचर्स का चाहिए या बच्चों का चाहिए, बच्चों का चाहिए ना। लेकिन ये बोल रहा है कि यहाँ पे टीचर का पार्टिसिपेशन है ना वो ज़्यादा है, बच्चों का नहीं है। तो ये ऑप्शन में हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। और वैसे बोले ट्रेडिशनल क्लासरूम, पहले की तरह, पहले क्या होता था, सब कुछ टीचर के हाथ में होता था। ठीक है, इसलिए बच्चे टीचर से डरते भी थे। अगर हमने अगर टीचर्स के बारे में कुछ बोल दिया या कुछ गलत कर दिया तो टीचर क्या करेगा, अच्छे मार्क्स नहीं देगा प्रैक्टिकल वगैरह के अंदर। तो ये चीज़ क्या हो जाती थी, हमारी गलत हो जाती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है वो, एक क्लासरूम इन विच द टीचर फोकस ऑन चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स ऑफ लर्निंग रादर देन टेक्स्ट बुक नॉलेज। देखिए ये चीज़ सही है, मैंने अभी क्या बताया था आपको, अब जो क्लासरूम होता है ना वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की बात की है इसने, और यहाँ पे बोला है कि चाइल्ड सेंटर्ड जो मेथड होते हैं ना उन पे फोकस करेगा वो, टेक्स्ट बुक के बजाय। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं क्या लग रही है, सही लग रही है हमें। नेक्स्ट है ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम वेयर द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू पैसिव रिसिपिएंट। देखिए बच्चों को मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था एक्टिव होना चाहिए, पैसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्या बचा हमारे पास 1 एंड 3। देखिए कहाँ पे है 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सही। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये भी हमारा कथन और तर्क का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट तर्क क्या दे रखा है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते हैं। इंग्लिश में देखिए आप, वाइल टीचिंग डाइवर्स ग्रुप। अब मैंने डाइवर्स ग्रुप बताया था ना, डाइवर्स ग्रुप क्या होता है, बट डाइवर्स ग्रुप का मतलब वो होता है जिसके अंदर हर तरह के बच्चे हो, हर सोसाइटी के बच्चे हो, हर धर्म के बच्चे हो, हर रिलीजन के बच्चे हो। ठीक है ना, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि जब वाइल टीचिंग ए डाइवर्स ग्रुप, अब आप इस तरह के ग्रुप को अगर पढ़ा रहे हो जहाँ पे हर तरह के बच्चे हैं, तो टीचर शुड नॉट हैव एनी डिस्कशन रिगार्डिंग द सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए ये चीज़ क्या हो गई, गलत हो गई। भाई हमें बच्चों की संस्कृति से तो क्वेश्चन उठाने ही है। क्यों, क्योंकि बच्चों को पढ़ने के अंदर क्या है, इंटरेस्ट आए। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं ऐसे हैं जो साउथ से हैं, ठीक है, एकदम साउथ से, केरल से, तमिलनाडु से, उस साइड से हैं। ठीक है, और बाकी सब बच्चे हैं ना वो नॉर्थ से हैं, जैसे हरियाणा से हो गए, यूपी से हो गए, राजस्थान से हो गए, इस साइड से हैं। तो है ना, आप क्या करिए, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, और जब आप एग्जाम्पल लेंगे ना फेस्टिवल वगैरह का, जब आप फेस्टिवल मान लो टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप, तो जब आप फेस्टिवल का एग्जाम्पल लेंगे ना तो आप साउथ से लीजिए। ठीक है ना, जो साउथ के अंदर जो फेस्टिवल होते हैं ना, बतुकम्मा फेस्टिवल, इस टाइप के फेस्टिवल को आप चूज कीजिए। इससे क्या होगा, अब बच्चों को, जो 2 बच्चे ना उनको लगेगा कि यार सर तो हमारे फेस्टिवल के बारे में बता रहे हैं, और वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे आपके बातों में। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको उनकी संस्कृति से या उनके समाज से आपको क्या होना चाहिए,
एग्जाम्पल्स वगैरह उठाने चाहिए। तो ये चीज़ क्या हो गई, अपने आप में गलत हो गई। नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चर कंटेक्स्ट डू नॉट प्ले एनी रोल इन लर्निंग। भाई नॉर्मल सी बात, ये चीज़ तो गलत हो गई ना, भाई उनका तो रोल होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गए, दोनों गलत हो गए। अब हमारा ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, टू फैसिलिटेट डीपर लॉन्ग लास्टिंग अंडरस्टैंडिंग। डीपर लॉन्ग, ताकि बच्चे लंबे समय तक चीज़ों को याद रख पाएं। अंडरस्टैंडिंग अमोंग द स्टूडेंट्स ए टीचर शुड, यानी कि बच्चों के अंदर है डीपर लॉन्ग लास्टिंग अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन देखिए, फोकस ऑन मेमोराइजेशन ऑफ कंसेप्ट। गलत हो गया, क्योंकि हमें बच्चों को रटवाना नहीं है, याद नहीं करवाना है, हमें तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, अपने आप में गलत हो गया। यूज द मेथड्स ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। देखिए चलो इसके बारे में हम नहीं समझ पा रहे क्या कह रहा है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है मेक प्रोविजंस फॉर मटेरियल टू फैसिलिटेट लर्निंग बाय डूइंग। देखिए ये चीज़ हमें क्या लग रही है, कहीं ना कहीं सही लग रही है। अगर भाई लर्निंग बाय डूइंग, हम यही तो बात करते हैं। अगर हमें बच्चों को करके सीखना है, प्रैक्टिकल्स करवानी है बच्चे से, ताकि बच्चे खुद करें और खुद सीखें चीज़ों को, ये चीज़ सही है। नेक्स्ट है मेक वर्बल प्रेजेंटेशन एंड डिस्करेज क्वेश्चनिंग बाय चिल्ड्रन। ये तो गलत हो गया ना, भाई वर्बल सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देने से थोड़ी ना होगा, उनसे आप प्रैक्टिकल भी तो करवाइए ना। और उन्हें क्या कर रहे हो, आप डिस्करेज कर रहे हो, नहीं, उनको एनकरेज करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए ये था हमारा यूज मेथड ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। आप बच्चों को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, इस चीज़ को आप याद रखिए। प्रत्यक्ष निर्देश से तरीकों का उपयोग करना चाहिए, ये चीज़ क्या है, गलत है। आप बच्चों को प्रैक्टिकल करवाएंगे ताकि बच्चे खुद करके सीखें, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। तो बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, लर्निंग मटेरियल्स हेल्प द चिल्ड्रन टू मेक प्रोग्रेशन इन लर्निंग कंसेप्ट्स इन द सीक्वेंस ऑफ। अब देखिए ये बोल रहा है कि विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है, ठीक है ना। भाई भौतिक वस्तु का मतलब क्या है, या भौतिक शिक्षण सामग्री का मतलब क्या है। भौतिक मतलब यानी कि आपके सामने है, फिजिकली आपके सामने रखी हुई है वो चीज़, ठीक है ना। तो इसके क्या हेल्प मिलेगी बच्चों को सीखने में, ये होता है फर्स्ट ऑप्शन है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। यानी कि कंक्रीट मतलब कोई चीज़ आपके सामने है फिजिकली, और उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सोचते हैं, मतलब आपको फिर सोचना सीख जाएंगे कि आपके सामने चीज़ नहीं होगी ना, तब भी आप चीज़ों को कर लेंगे। तो आपको इस साइड जाना है, मतलब कंक्रीट से और एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना है, तो कहीं ना कहीं सही लग रहा है, ये ठीक है। नेक्स्ट है अनफैमिलियर टू फैमिलियर। देखो गलत है, पहले हमें चीज़ों को बच्चों को वो चीज़ सिखानी है जिनके बारे में वो जानते हो, जिनसे वो फेमिलियर हो, और धीरे धीरे फिर उन्हें हम अनफेमिलियर चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर। देखिए ये चीज़ भी क्या है, गलत है। भाई हमें सबसे बच्चों को ऐसी चीज़ थोड़ी ना सिखाती है जिसके बारे में उन्हें पता ही ना हो। हमें हायर ऑर्डर की चीज़ें थोड़ी ना सिखानी है। हम क्या करेंगे, उनको पहले छोटी चीज़ें सिखाएंगे, लोअर ऑर्डर की चीज़ें सिखाएंगे, और फिर धीरे धीरे उन्हें हम क्या करेंगे, हायर ऑर्डर की तरफ। जैसे भाई आप उनको नॉर्मल सी बात है, पहले काउंटिंग सिखाओगे ना, 1 2 3 4 ये सब सिखाओगे ना, और देन उसके बाद जाके आप उन्हें टेबल सिखाओगे ना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इस तरह से ही सिखाओगे ना। यानी कि लोअर से और हाई की तरफ जाना है, और यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, हायर से लोअर, तो ये गलत हो गया। अब बोल रहे हैं नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। ये भी क्या है, गलत है। भाई आपको बच्चों को पढ़ाते समय सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाना है, पहले काउंटिंग सिखाओगे उसके बाद ही टेबल सिखाओगे, ऐसा नहीं है पहले टेबल सिखाओगे फिर काउंटिंग सिखाओगे। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये और हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू।